हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं, एक एक करके इन सब पर बात करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर 2025 में भारत के कुनो नेशनल जो पार्क है वहाँ पर आएंगे। इस सवाल को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अफ्रीका का ऐसा तीसरा देश जहाँ से चीते लाए जाएंगे भारत में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना ये अफ्रीकी देश है। बोत्सवाना 8 चीते दिसंबर में या कहें दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भारत आने को तैयार हैं। ओके, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिन्होंने कहा है कि देश इन चीतों का मतलब बोत्सवाना से भारत पहुंचने पर उनको फिलहाल कुछ वक्त के लिए एकांतवास पर रखा जाएगा। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट से गुजारा जाएगा और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में बाकी चीतों के साथ उनको रखा जाएगा। क्लियर होगी बात? तो देखिए, देश में ना प्रोजेक्ट चीता जो है वो सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। उसका फिर 2023 में, फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और ये संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है वहाँ पर। ठीक है, तो बोत्सवाना से लाया जा रहा है। और बोत्सवाना की अगर बात करेंगे, मैप में आप देख सकते हैं, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है? गैबरोन। क्या है राजधानी? गैबरोन। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डूमा बोको। मुद्रा यहाँ पर चलती है पुला। और पड़ोसी देश इसके जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया है। ठीक है, तो अभी आपने नाम जाना किनका? जो देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का। अभी जितना बवाल हुआ है ना प्रदूषण का राजधानी दिल्ली में, इसमें बीच में आपने नाम नहीं सुना होगा कि उनका बयान आया हो, उनका कुछ कहा हो। इक्के दुक्के आए होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन चीते आए हैं तो उस पर उनका बयान जरूर आया है। ठीक है, प्रदूषण है, पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनका इस मामले में बयान नहीं देखने को मिलता है। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्यूएस यानी क्वाक्रेली साइमंड्स, तो उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 वो जारी की है। तो उसमें मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है इस पूरे लिस्ट में? आंसर क्या होगा? हांगकांग यूनिवर्सिटी। ये अभी रैंकिंग जो जारी की है उसकी बात कर रहा हूँ, हांगकांग यूनिवर्सिटी। अच्छा, इससे पहले 2025 की रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी। ये एशिया की बात हो रही है, ठीक है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में तो MIT नंबर 1 रहा है। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये भी 4 नवंबर को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 वो जारी किया गया। 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की और इंस्टीट्यूशंस का मूल्यांकन किया गया है और उसमें 500 नए ऐड भी किए गए हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा 394 यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना के हैं और 294 यूनिवर्सिटी भारत के हैं। इसमें अगर हम देखेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, तो नंबर 1 हांगकांग यूनिवर्सिटी है, हांगकांग की। पेकिंग यूनिवर्सिटी है सेकेंड स्थान पर चाइना की। तीसरे स्थान पर है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। 4th स्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का। 5वां स्थान है फुदान यूनिवर्सिटी, चीन। और 6ठा है हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हांगकांग। 7वां स्थान है हांगकांग सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हांगकांग का है। फिर 8वां स्थान है हांगकांग चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। इसके बाद है फिर 9वां स्थान है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चीन का। फिर हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, ये चाइना का है, यानी हांगकांग का है। ठीक है, तो हांगकांग पर दरअसल स्वायत्त है हांगकांग, लेकिन चीन का अधिकार है उस पर। ओके, तो ये जो है ना वो जारी किया गया है, एशिया की एनुअल रैंकिंग है। और ये रैंकिंग इसका जो एकेडमिक रेपुटेशन है, एम्प्लॉयर जो रेपुटेशन है, रिसर्च आउटपुट कितने हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, इंटरनेशनल फैकल्टी, इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे 8 से 11 इंडिकेटर्स है, उसी के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिली है? तो IIT दिल्ली, ये भारत में अगर कहेंगे तो नंबर 1 है और ये एशिया में 59th स्थान इसका है। ठीक है, 59th स्थान एशिया में इसका है। तो अगर हम देखेंगे कि टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ है या संस्थान है
QS एशिया रैंकिंग की, तो उसमें कौन कौन से संस्थान हैं? तो नंबर 1 भारत में IIT दिल्ली है और एशिया में रैंकिंग इसकी 59 है। सेकेंड स्थान पर IISc बेंगलोर और रैंक है 64। थर्ड स्थान है IIT मद्रास का, रैंक है 70। फोर्थ स्थान है IIT बॉम्बे का और एशिया में रैंक है 70। फिफ्थ स्थान है IIT कानपुर का और एशिया में रैंक है 77। सिक्स्थ स्थान है IIT खड़गपुर का और रैंक है 77 ही इसका, ठीक है। फिर सेवन्थ स्थान है दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसकी रैंकिंग है 95। अगर टॉप 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आप देखेंगे तो फिर इसमें और भी संस्थान, ये सारे जो पूरी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये सब भी आ जाते हैं, ये सब हैं, ठीक है। तो अब सवाल होगा कि कितने भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है? तो पिछले साल की तुलना में 36 यानी 36 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 16 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है और 105 की रैंकिंग में गिरावट आई है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल वो लॉन्च की गई है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बिहार को लेकर ऑल इन वन बैच चल रहा है ऑलरेडी और तमाम जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उन सब की तैयारी एक साथ चलाई जा रही है। क्लासेस चल रहे हैं लगातार और रेलवे का NTPC का जो है ना उसका क्लासेस 11 नवंबर से शुरू हो रही हैं। तो 11 नवंबर से शुरू हो रही हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्राइसेस बहुत कम रखे गए हैं, पूरी टीम हमारी आपके लिए जुट जाएगी, ठीक है। तो क्लासेस ले सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए वहाँ पर। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC टीचर रेलवे इन सब के लेवल का है। दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान, वो ISPCS लेवल के कंटेंट होते हैं उसमें और इसमें आपको PDF मिलता है, टेस्ट मिलता है, वीडियो मिलता है, सब कुछ, ठीक है। देख सकते हैं आप। शार्प लर्निंग जो ऐप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप गूगल प्ले से भी सर्च कर सकते हैं। तो अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल नाम है क्या? 9M730 ब्यूरेवेस्टनिक ये मिसाइल है। इसका परीक्षण किस देश ने किया? आंसर का रशिया, रूस ने इसका परीक्षण किया है और दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। यहाँ आप चीज़ों को समझिएगा। ये न्यूक्लियर पावर्ड मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, मतलब उसमें वॉरहेड तो न्यूक्लियर लगाया जा सकता है। मतलब भारत के पास भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस पर हम न्यूक्लियर वॉरहेड यानी न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं। लेकिन उसको हम किससे, लिक्विड फ्यूल या फिर हम उसमें सॉलिड फ्यूल उससे इस्तेमाल करके चलाते हैं और भेजते हैं, मतलब हाइड्रोजन से या और भी चीज़ों से, ओके। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो है न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली। अब चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी की बात आ जाती है इसलिए इसकी जो क्षमता है ना वो ज़बरदस्त विकास हो जाता है और बढ़ोतरी हो जाती है, ओके। तो इसका नाम ये रखा गया है ब्यूरेवेस्टनिक और इसका नंबर भी है 9M730। और रशिया ने ऐसे समय में इसको लॉन्च किया जिस वक्त नेटो का जो खुफिया निगरानी जो विमान थे वो सब सक्रिय थे, ठीक है। तो ताकि उसको दिखाना था कि देखो कितना भयानक ये हमारे पास ये मिसाइल है। तो नेटो ने इसका नाम दिया है SSC X9 स्काईफॉल, ठीक है। क्या नाम दिया है? SSC X9 स्काईफॉल। तो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल होने की वजह से ना ये अनलिमिटेड रेंज तक जा सकता है और हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। न्यूक्लियर मिसाइल है मतलब वहाँ न्यूक्लियर चेन फ्यूल हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह से क्या है, वो चेन रिएक्शन है, तो वो बहुत दूर तक उसकी एनर्जी जा रही है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहा है? हवा को गर्म कर दे रहा है और हवा गर्म हो रही है तो पीछे की ओर धक्का दे रहा है, उसकी वजह से मिसाइल आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है ना, वैश्विक जो दुनिया में ग्लोबल स्ट्रेटजिक बैलेंस है उसको चुनौती देता है एक तरह से, इसको कहेंगे तो। रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और यूरोप से उसका तनाव जो है ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन संकट को ख़त्म करने के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद अगली मुलाकात होने वाली थी लेकिन वो रद्द हो गई है। इसी दौरान फिर पुतिन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस मिसाइल के बारे में अगर हम चर्चा करें, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में,
देखिए 2007 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, डेवलपमेंट शुरू हुआ था। 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने इसके बारे में कहा था कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो बिल्कुल दुनिया में कहीं नहीं, किसी के पास भी नहीं है। और ये जो ना सोवियत काल में न्यूक्लियर प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट था, उसी आइडियाज से ये प्रेरित है। ये तो इंजन जो है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर पावर्ड है, रैमजेट इंजन है, ईंधन की कमी के बिना ही उड़ सकता है। रेंज इसकी 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और कहा जा रहा है अनलिमिटेड है, मतलब जब तक एनर्जी रहेगी उसमें तब तक वो उड़ता रहेगा, कितनी भी बार पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। स्पीड इसकी मैक 8 to 10 है, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना से लेकर 10 गुना तक ज़्यादा। पेलोड अगर हम कहेंगे मतलब कितना वॉरहेड ले जा सकता है, 1 से 2 मेगा टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। और इसके पहले भी इसकी लॉन्चिंग की गई थी, असफल टेस्टिंग कई बार हुए हैं। 2017 से 19 के बीच में कई बार हुए, रेडिएशन हुआ, खबरें भी आई कि मौत हो गई, लोगों की, वैज्ञानिकों की मौत हो गई, लेकिन रशिया जो है ना लगा रहा। और अब 2026 तक यानी अगले साल तक रूस कह रहा है कि इसका डिप्लॉयमेंट हम कर देंगे। तो इसका स्ट्रेटजिक प्रभाव देखिए कि एक तो क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है और ज़मीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। आपको मैं बताऊं 2 तरह के मिसाइल होते हैं मेनली अगर हम कहें तो। एक तो है क्रूज मिसाइल होता है। क्रूज मिसाइल क्या होता है ना कि उड़ेगा और बहुत नज़दीक से, मतलब 100 मीटर 150 मीटर इतनी ऊंचाई से आपको वो आसमान में उड़ेगा। उससे क्या है कि वो जो इसका मतलब जो रडार है ना सिस्टम, वो पकड़ नहीं पाता है इसको, और ये इतनी तेज़ी से जा रहा है तो उसको पकड़ना मुश्किल है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका, एक तो क्रूज हो गया और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक क्या है ना, वो अंतरिक्ष में जाता है, पृथ्वी की निचली कक्षा में, और उसके बाद वहाँ रहता है, और जब हमला करना होता है अचानक तेज़ी से आता है, तो उसको भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है, ये वाला जो है ना क्रूज मिसाइल है, और ये अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी पर भी ये हमला कर सकता है। और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी चकमा दे सकता है, और ये रूस इसको अजेय हथियार बता रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवाती तूफान मोन्था किस समुद्र में बना है? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। मुझे लगता है सबको पता होगा, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी है वो समुद्र है। ठीक है, खाड़ी किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से घिरा हुआ है जमीनी से जो समुद्र, उसको हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो वो मोन्था वहीं पर बना था, और 28 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान जो ना आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के तट से टकराया था, और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली थी, 110 किलोमीटर तक पहुंची थी, और इसका असर कई राज्यों में देखा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, इन सब के तट पर अलार्म जारी किया गया था, और फसलें बहुत बड़े पैमाने पर ख़राब हुई हैं। 80,000 से ज़्यादा जो है ना किसान जो है ना वो प्रभावित हुए हैं, इससे कई लोगों की मौत हुई है। सवाल यहाँ पर होगा कि चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं? देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान बनते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है? इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। देखिए, जब समुद्र का तापमान बढ़ता है ना, या कहें जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर उठती है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और फिर नीचे की ओर खाली जगह बनता है, और इस वैक्यूम जो बन रहा है इसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं दौड़ती हैं, और इसी को कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। चूँकि समुद्र बहुत विशाल होता है, तो ये जो प्रक्रिया है बहुत विशाल होती है, हवा ऊपर उठती जाती है, फिर चारों तरफ से हवाएं आती रहती हैं, तो ये एक चक्र सा बन जाता है, और ये चक्रवात बनता चला जाता है इस तरीके से, और फिर ये टकराया भारत से। ठीक है, ये चक्रवात, तो चक्रवात है ना, इन सब के जरिए एक तरह से कह सकते हैं आप कि समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, और दुनिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम होता है चक्रवातों का। जैसे अमेरिका में हरिकेन टॉर्नेडो कहा जाता है, कैरेबियन सी में हरिकेन कहा जाता है, चाइना सी जो है ना वहाँ पर टाइफून कहा जाता है, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं हम लोग, जापान में टाइफू कहा जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज कहा जाता है, फिलीपींस में बगुई यो कहा जाता है। ये सब चीज़ें
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? आंसर क्या होगा इसका? थाईलैंड ने रखा है। क्या थाईलैंड ने अपने मन से रख दिया? नहीं, इसकी पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस बार मोन्था थाईलैंड के द्वारा रखा गया है और ये थाई भाषा का शब्द है। मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पिछले जो तूफान है, जैसे अभी जो आया मोन्था थाईलैंड ने रखा, शक्ति तूफान आया था वो श्रीलंका ने रखा था, ठीक है, फेंगल तूफान आया था सऊदी अरब ने रखा था, दाना कतर ने रखा था। इस तरह से हिंद महासागर में नाम रखने की व्यवस्था वो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन और उसी का एक हिस्सा कह सकते हैं आप ESCAP यानी एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, तो उसके पैनल के द्वारा जो बना हुआ है ना वो तय करता है। तो सभी देशों से पहले ही ले लिए जाते हैं नाम। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में क्या है कि 13 देश जो है वो चक्रवाती तूफानों के नाम तय करते हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन, ये सब शामिल हैं। तो ये 13 देश जो है ना पहले ही लिस्ट बना कर रख लेते हैं, लिस्ट भी देख रहे हैं आप। तो इसी के ज़रिए फिर चक्रवात जब जैसे ही मतलब इन देशों के आसपास पहुंचता है तो उसमें जो नाम है वो दे दिया जाता है अगला नाम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, चक्रवात को पहचानना आसान होता है, रिकॉर्ड रखना आसान होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन तो बनता है ना, और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन वीडियो देखते हैं, उनसे अपील है ज़रूर कर लें। ठीक है, और आज मतदान था बिहार में और मैंने भी मतदान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने तूफान मेलिसा उससे प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर का जमैका और क्यूबा, ये 2 देश हैं। वहीं पर तूफान मेलिसा जो आया उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि बहुत सारी चीज़ें, जनरेटर, दवाएं और बहुत सारी सहायता, ये सब चीज़ें भेजी गई हैं। ठीक है, तो कैरिबियन क्षेत्र में जो है ना वो तूफ़ान की वजह से इन देशों में, जमैका, हैती, क्यूबा, वहाँ तबाही मची है। तेज़ हवाओं की वजह से घर उड़ गए हैं। 190 किलोमीटर प्रति रफ्तार से ये तूफ़ान आया था, कई लोगों की मौत हुई है। तो भारत जो है ना वो इन द्वीपीय देशों को मदद देने पहुंचा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। INS इच्छक किस तरह का पोत है, वेसल है, जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? आंसर का जल सर्वेक्षण पोत। ठीक है, ये सर्वेक्षण करने का है, जल सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ? मतलब एक समुद्र में ना नीचे क्या है चीज़ें, ठीक है, गहराई कहाँ पर है, मतलब उस सब का सर्वे किया जाता है ना, कि जहाज जो जाए कितनी, कहीं वहाँ पर कोई छोटी पहाड़ी तो नहीं है अंदर में, तो उन सब का पूरा सर्वे किया जाता है। तो वो चीज़ें हैं और ये सर्वे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पनडुब्बी कहाँ ठहर सकते हैं, छिप सकते हैं समुद्र के नीचे ही। ऊंचाई समुद्र कोई बराबर नहीं है ना गहराई पे, गहरे नीचे जो हम जाएंगे तो वो भी पहाड़ की तरह ऊंचा नीचा मैदान की तरह इस तरह से है। ठीक है, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये है सर्वेक्षण करने के लिए, पानी का सर्वेक्षण किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो कोच्चि में नौसेना बेस जो है ना वहाँ पर इसको नेवी में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किया है कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। इसमें 80% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरण सामग्री इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो स्वदेशी, ज़्यादातर चीज़ें स्वदेशी इसमें हम कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तंबाकू, वेपिंग और E-सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? आंसर का मालदीव। ठीक है, क्या है? मालदीव। तो धूम्रपान यानी स्मोकिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है और इसको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसको WHO ने भी कहा है कि बहुत ही साहसिक और इम्पॉर्टेंट ये कदम उठाया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि पीढ़ीगत धूम्रपान का प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ? अब देखिए क्या है ना कि एक टाइमलाइन कर दिया गया,
जैसे इसमें कर दिया गया कि जनवरी 2007 या उसके बाद जितने भी पैदा हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको सभी रूपों में तंबाकू खरीदने, उपयोग करने, बेचने, इन सब पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये सब 2007 के बाद पैदा हुए लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब बहुत कड़ा कानून किया गया है। अगर कोई दुकानदार कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो 50,000 मालदीवन रुपया, करीब करीब अगर हम रुपए में करेंगे तो 2.9 लाख रुपए, उतना जुर्माना होगा। इस तरह से चीज़ें हैं और ख़रीदने वाले पर भी प्रतिबंध की बात कही गई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तंबाकू की वजह से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। 70 लाख से ज़्यादा हर साल मौतें, जो उसका कारण बनता है तंबाकू। और आंकड़ों के अनुसार 2024 में 15 से 69 साल के मालदीव के 25% जो लोग थे वो तंबाकू उपयोग करता थे। तो ये कदम जो है ना वो मतलब वहाँ की सरकार के द्वारा उठाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, मालदीव, वहाँ की राजधानी क्या है? माले है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू हैं। और मुद्रा चलती है मालदीवियन रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, और 2025 की थीम क्या है? सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। ठीक है, सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें, यह है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 6 नवंबर को, और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में घोषित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? तो दुबई में ये आयोजन किया गया है 4-5 नवंबर को, और इसका विषय है ज्ञान में निहित दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना, NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा की पुनर्कल्पना। तो ये है इस बार की थीम, इस बार जो रखा गया है। तो यही है कि उद्देश्य की दुनिया भर में CBSE के संबंध जो स्कूल है उसके बीच में साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसी को लेकर ये आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2028 में 2028 में LA में जो होने वाला है, लॉस एंजलिस में, तो वहाँ होने वाले ओलंपिक खेलों से महिलाओं के लिए किस वेट कैटेगरी को यानी भार वर्ग को हटा दिया गया है, जिसमें मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? आंसर क्या होगा? 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी, उसको हटा दिया गया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है ना, IOC, उसी ने ये तय किया है और न्यूनतम वेट कैटेगरी अब 53 किलोग्राम रख कर दिया है। अब आप कहेंगे वेट कैटेगरी होता क्या है? देखिए, जो खिलाड़ी है ना, कोई किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का वजन कम है, तो उन सब में बराबरी कैसे लाई जाए? ठीक है, अगर ज़्यादा मसल्स हैं, ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है ना, उठा सकता है। तो उसको एक कैटेगरी में लाने के लिए क्या किया है, वेट कैटेगरी कर दिया गया। जैसे 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी कर दिया गया। ठीक है, पहले मीराबाई चानू जो है 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने मेडल जीता था, तो अब ये 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी मिनिमम अब कर दिया गया है। ठीक है, तो उनको अपना वजन 53 किलोग्राम वेट ले जाना होगा मीराबाई चानू को अगले खेलने के लिए। ठीक है, तो ये है, कुछ बदलाव किए गए हैं। महिलाओं में 53 किलोग्राम से शुरू होता है और पुरुषों में 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को किसने किया? आंसर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का भी आयोजन किया गया और इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, आदिवासी संग्रहालय, इन सब का उद्घाटन उन्होंने किया है। ठीक है, और राज्य में करीब 14,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया उन्होंने। पेड़ पौधे भी वहाँ पर लगाए गए हैं। ओके, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो उसका गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 का हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग करके। राजधानी रायपुर है और गवर्नर है वहाँ के रमन डेका और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा संजय गर्ग बने हैं, केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो उनको बनाया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल ताज़ा कंटेंट के साथ। और शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं बिहार को लेकर, ऑल इन वन बैच है, और इसके अलावा अलग अलग बैच भी है, ADO का अलग है, दरोगा का अलग है, और भी तमाम स्टेनोग्राफर का, सरकारी पर्चर का, तो सबका अलग अलग बैच भी चल रहा है। और NTPC का जो क्लासेस है ना वो 11 नवंबर से शुरू हो रही हैं। ओके, बाय।